हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 6 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, यूपीट्रिपलएससी, बीईओ, लेखपाल और स्टेट पीसीएस और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोज़ आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व पानी का किस टेम्परेचर पे होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 277 केल्विन पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो मात्रा होती है वो सबसे कम होती है और उसका घनत्व सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि इसका घनत्व बढ़ता है, परंतु उसकी जो मात्रा होती है वो कम होता जाता है। ठीक है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी मनुष्य के किस अंग में परिवर्तित करता है? तो देखिए, यानी कि बैरिएट्रिक सर्जरी में हम देखते हैं कौन से जो पार्ट है बॉडी का उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए, पाचन तंत्र में ये परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बैरिएट्रिक सर्जरी में एक तरह से मोटापा घटाने की ये एक सर्जरी होती है, बैरिएट्रिक सर्जरी। और आप फिगर में देख रहे होंगे। देखिए इस सर्जरी में होता क्या है, तो देखिए इसमें गैस्ट्रिक बाईपास और अन्य प्रकार के वजन घटाने की सर्जरी होती है और इसको सामूहिक रूप से हम बैरिएट्रिक सर्जरी के रूप से जानते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है कि जो पेट के करीबी एक पाउच बनाया जाता है और छोटी आंत से इसको जोड़ दिया जाता है और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और पाउच में ही जाता है। तो एक तरह से इसको एक तरह हम बाईपास कर देते हैं, जिसके इंसान का जो मोटापा है वो कम हो जाता है इस सर्जरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श तरल यानी कि लिक्विड पदार्थ की श्यानता क्या है? इनकी विस्कोसिटी क्या होती है? देखिए श्यानता के क्या अर्थ होता है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो एक आदर्श तरल है, लिक्विड है, उसका जो विस्कोसिटी होता है 0 होता है। ठीक है, देखिए विस्कोसिटी यानी कि एक नॉर्मल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में हम कहेंगे किसी जो तरल पदार्थ है उसका जो घनापन है, गाढ़ापन, उसको हम श्यानता कहते हैं जो साइंस की भाषा में। और देखिए ये किसी भी तरल का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो किसी भी बाहरी स्ट्रेस या प्रतिबल के विरोध करता है, यानी कि उसकी बाहरी जो बल लगता है उसकी वजह से उसकी आकृति में जो चेंजेस होने की कोशिश करता है उसका विरोध करता है। ठीक है, इसको हम श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। देखिए अगर हम कंपैरिजन करें शहद और पानी की, अगर हम बात करें तो जो शहद में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, पानी में कम होता है। ठीक है, इनकी शहद अपनी आकृति परिवर्तन का विरोध करती है अगर किसी पे कोई भी बाहर से बल लगाया जाता है, लेकिन पानी नॉर्मली कम बल लगाता है। इनकी पानी की जो गाढ़ापन है वो कम है और शहद की ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथि द्वारा हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे पिट्यूटेरी जो ग्लैंड है हमारी, वो एक तरह से हमारे हड्डियों और मांसपेशियों को जो इसके विकास के नियंत्रण का कार्य करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस फिगर में ये एक तरह से छोटा सा बना हुआ है। अब इसका बड़े इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये एक तरह से हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के जो डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। रॉकेट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है, तो देखिए कि यदि किसी साइंस की इसमें हम लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो इसमें क्या कहेंगे, जैसे किसी भी निकाय पर अगर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो उसका निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, एक जैसा रहता है। और देखिए संवेग को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना इसको नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और यही संवेग संरक्षण का नियम है। और इस नियम पे क्या कार्य करता है? रॉकेट कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज किस प्रकार की धातु से बनी होती है? तो देखिए ऐसे धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो, इनकी अगर थोड़ी सी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो गल जाए और पूरे परिपथ को तोड़ दे। और इससे हमारे क्या होता है कि घरों की जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो खराब होने से बच जाती है। ठीक है, देखिए गलनांक की अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखिए कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। इसी के अपोजिट यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वथनांक क्या कहते हैं। देखिए क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई
तरल पदार्थ उबलने लगता है यानी कि बॉयल होने लगता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, और देखिए कि फ्यूज़ ऐसे तारों का, ऐसे चीज़ों का बनाया जाता है जिसपे अगर थोड़ा बहुत एक जो लिमिट है उसकी, उस लिमिट से ज़्यादा अगर धारा प्रवाहित होती है तो पूरे परिपथ को तोड़ देता है, और जिसके कारण हमारे घरों की जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो चीज़ बच जाती है जलने से यानी कि खराब होने से। और देखिए ये फ्यूज़ बने किसके होते हैं? टिन, जस्ता, लेड, तांबा और एल्युमिनियम, ये कुछ फ्यूज़ के प्रकार है, ये आप फिगर में देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोबर में उगने वाले कवक यानी कि फंगी को क्या कहा जाता है? तो देखिए कि इसको कहा जाता है कार्टिकोल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कोप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है, देखिए साक्सिकुलस और कार्टिकुलस की अगर हम बात करें तो देखिए कार्टिकोल्स क्या होता है, जो पेड़ों की छाल पर उगने वाले जो लाइकेन होता है उसको कार्टिकोल्स कहा जाता है। ठीक है, और देखिए कि यहाँ पे जो चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होता है उसको साक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, फंगी की बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस फिगर में, ये गोबर पे उगने वाला जो फंगस है इसको हम क्या कहते हैं, कोप्रोफिलस कहते हैं। और देखिए फंगस का जो फंगी है इसका अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग होता है? तो देखिए दूध से क्रीम निकालने में हम देखते हैं कि यहाँ पे अपकेंद्री बल का प्रयोग होता है, यानी कि ये बल यहाँ पे लगता है अगर हम दूध से एक तरह से क्रीम जब निकालते हैं। देखिए दो तरह के बल होते हैं, एक अपकेंद्री बल और एक तरह से जो मेनली हम इस तरह की जो घूर्णन गति में होता है उसमें दो चीज़ें आपको देखने पड़ेगी। इसके अपोजिट, अपकेंद्री बल के अपोजिट होता है अभिकेंद्री बल। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, अगर कोई चीज़ ऐसे गोल गोल घूम रही है तो अगर वो बाहर की ओर जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, एक तरह से वो केंद्र से दूर जा रही है तो उसको क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल। और इसी अपोजिट अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है और वो केंद्र की ओर आ रही है तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो यानी कि केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और कोई बल जो एक तरह से कोई गतिशील वस्तु केंद्र से दूर भागती है तो उसकी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप डिफरेंशिएट करके याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर की सैनिक कहलाते हैं, यानी कि मानव शरीर के जो सोल्जर किसको कहला जाता है? तो देखिए कि ये है सफ़ेद रक्त कोशिका यानी कि वाइट ब्लड सेल। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लाल रक्त कोशिका, इसकी भी बात करेंगे। सबसे देखते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल है एक तरह से ये हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो हमारे शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से जो है लड़ने में मदद करता है। इसीलिए इसको हम हमारे शरीर की ऐसी कोशिका है जिसको सैनिक कहा जाता है। ठीक है, देखिए लाल रक्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के माध्यम से ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन को विभिन्न भागों में पहुंचाती है। ठीक है, और देखिए इन दोनों जो सेल है इसकी जो उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में इनकी उत्पत्ति होती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए दो प्रकार की यहाँ पे करंट होती है, एक तरह से एसी और डीसी, एक होता है ऑल्टरनेटिव करंट और दूसरा होता है डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है, और देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह से जहाँ पे बस्तियाँ होती हैं वहाँ पे दूर दूर पे अलग अलग जगह पे ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, और ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम देखते हैं कि इसमें विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ यानी कि जो अलग अलग लाइन वहाँ से जुड़ी होती है और लोगों के घर में विद्युत जो है बिजली जो है ट्रांसफर की जाती है इस ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, और देखिए ये एक तरह से ऑल्टरनेटिव करंट पर ही कार्य करती है, डायरेक्ट करंट पे काम नहीं करती है। देखिए दो चीज़ आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, विद्युत मोटर हो गया और डायनेमो। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये अपचयन या उपचयन का काम करती है, लेकिन विद्युत मोटर क्या काम करती है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करती है? रेक्टिफायर। और डीसी को, सॉरी यहाँ पे एसी को डीसी में और यहाँ पे डीसी को एसी में इन्वर्टर, जो घरों में यूज होने वाले इन्वर्टर है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है, यानी कि डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को दोहरी प्रकृति क्यों कहा जाता है? तो देखिए प्रकाश का यह एक तरह से हम देखते हैं कि इसमें
तरंग और कणों दोनों के गुण प्रदर्शित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण इसको दोहरी प्रकृति का कहा जाता है। आप इस फिगर में देख होंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जड़ें इनकी जो रूट होती है वो किससे विकसित होती है? तो जड़ें एक प्रकार के हम देखते हैं कि मूलांकुर, जिसको हम कहते हैं रेडिकल से डेवलपमेंट होता है इसका जड़ों का। ठीक है, और देखिए मूलांकुर आप इस फिगर में देखोगे, जब जड़ बनने से पहले इसको क्या कहा जाता है? रेडिकल या मूलांकुर कहा जाता है। ठीक है, और जड़ सबसे पहले मूलांकुर बनता है, उसके बाद इसको हम जड़ का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितने भाग होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1/6 होता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल 12 है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 2 होगा, इसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये एक तरह का रेशियो। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो है, हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों देखते हैं? इसका मेन रीजन ये है कि पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगता है वो केवल 27.3 डेज लगते हैं, और वो अपनी दूरी पर भी 27.3 डेज लगाता है जो है घूमने में। तो इन दोनों का साइकिल एक ही है, जिसकी वजह से केवल हमें चंद्रमा का एक ही पोर्शन दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्म किसका मात्रक है? तो देखिए थर्म जो है ऊष्मा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए गति का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, और ऊष्माधारिता का मात्रक है जूल प्रति केल्विन होता है। ठीक है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? जूल सेकंड इसका मात्रक होता है। देखिए कुछ यूनिट्स कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? तो देखिए स्टील की गोली, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होने के कारण पारे की जो स्टील की गोली है पारे में तैरता है। देखिए इसका क्या रीज़न है कि देखिए अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि स्टील की गोली का जो घनत्व होता है 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जबकि पारे का 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो एक तरह से देखिए कि कोई भी चीज़ होगा, सघन माध्यम पे कोई भी विरल चीज़ तैरेगी। ठीक है, और इसका यही रीज़न है कि जो स्टील की गोली पारे पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ये होता है। देखिए पीतल एक जिंक और कॉपर के मिश्रण के द्वारा बना होता है, एक मिश्र धातु है। ठीक है, और ये जब पीतल हम देखते हैं कि हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन होता है उसके साथ रासायनिक क्रिया करती थी, तो उसका जो रंग जो है बदल जाता है। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा पीतल है किसकी बनी होती है? तो जिंक और कॉपर के मिश्रण से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग खाना बनाने में के ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है, तो देखिए एलपीजी बिल्कुल किया जाता है, बायोगैस, कोयला, सीएनजी नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और देखिए एक तरह से कि एक प्राकृतिक गैस है, और हम प्रकृति में पाया जाता है, और ये ज्वलनशील होता है, इनकी जलने के लिए यानी कि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और देखिए बहुत ही अत्यधिक दबाव के कारण ये तरल रूप में ये दिखाई देता है हमें। ठीक है, लिक्विड में दिखाई देते हैं। और देखिए कई बार ये पूछा जाता है कि जो सीएनजी के जो अवयव है कौन कौन से, तो वो है मीथेन, इथेन और प्रोपेन। इन 3 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है सीएनजी बनने में। ठीक है, और इसका उपयोग किया जाता है डीजल इंजन और पेट्रोलियम इंजन दोनों में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो देखिए ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, और ये आसान सा क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर होता है इनकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इनकी एक ऐसी दूरी जहाँ पे हमें कोई भी वस्तु रखने पर हमारी आंखों के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वो है 25 सेंटीमीटर। जैसे हमें पढ़ते वक्त कभी नज़दीक से नहीं पढ़ना चाहिए। इसका क्या कारण है कि हमारी आंखें खराब हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक न्यूनतम दूरी डिसाइड की गई है, और वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1879 में ये स्कॉटिश कनाडाई फ्लेमिंग है, और ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था, और इन्होंने दुनिया को 24 टाइम जोन में विभाजित किया, और प्रत्येक को 15 डिग्री देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड में इन्होंने कवर किया था। ठीक है, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, इनका नाम ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है जल के अपचयन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो इससे हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये इसमें प्राप्त होती है। और देखिए अपचयन का क्या मतलब होता है? रासायनिक, एक ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिसमें हम देखते हैं विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ जाता है, या इसके अपोजिट में हम कह सकते हैं कि इसके विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक तरह से अपचयन यानी कि रिडक्शन का अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अंडा मृदु जल यानी कि नरम पानी में डूब जाता है परंतु नमक के सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेट घोल में तैरता है। देखिए इसका भी यही रीजन है कि एक तरह से हम देखते हैं कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ये अंडा तैरने लगता है। ठीक है, यही पहले भी मैंने बताया कि एक तरह से जब सघन माध्यम पे कोई भी रियल चीज तैरेगी, तो यहाँ पे नमक के पानी का जो कॉन्सेंट्रेट है उसमें अंडे का घनत्व, अंडे के घनत्व से उसका नमक का घोल का घनत्व अधिक होने के कारण ये अंडा नमक के घोल में तैरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नृशंस यानी कि ब्रूटल प्राणी कौन सा है इनमें से? तो देखिए ब्रूटल प्राणी एक तरह से कछुआ को माना गया, लेकिन ऐसा होता नहीं, लेकिन वो एक तरह से उसकी आकृति और उसकी बनावट और उसकी स्ट्रक्चर, इन सारी चीज को देखकर इसको ब्रूटल प्राणी कहा जाता है और ये काट भी लेता है। ठीक है, देखिए दो चीज यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक टॉर्टाइस होता है और एक टर्टल होता है। देखिए टर्टल हमेशा पानी में पाया जाता है और टॉर्टोइस ये लैंड और वाटर दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाबो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए कई बार एग्जाम में पूछा था कि वैज्ञानिक नाम के बारे में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों के आप वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, पाबो क्रिस्टेसस ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दिया है, जैसे मनुष्य का होमो सैम्पियंस कहा जाता है, कुत्ते को कैनिस फैमिलियर्स कहा जाता है, बिल्ली को फैमिलिस डोमेस्टिका और मक्खी को मस्का डोमेस्टिक और गाय को बोस इंडिकस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनती? देखिए इसका कारण है कि बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है और जिसके कारण ओस एक तरह से वो बन नहीं पाता, उसका बाष्पीकरण पहले से ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से प्राथमिक रंग टीवी स्क्रीन पर विभिन्न रंगों का उत्पादन करते हैं? तो ये रंग है लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैथोड रे जो टीवी होती है एक तरह से हम जिसको रंगीन टीवी कहते हैं, उसको सीआरटी टेलीविजन भी कहा जाता है। और इसमें देखिए तीन अलग अलग रंग के हम देखते हैं कि फास्फोर का उपयोग होता है जो क्रमशः लाल, हरे और नीले रंग को उत्सर्जित करने का काम करती है। ठीक है, और देखिए ये वे धारियाँ या समूह हम देखते हैं कि एक साथ पैक किए जाते हैं जिन्हें ट्रायड्स कहा जाता है। ठीक है, और ये अलग अलग रंग के जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और इस देखिए जो रंगीन टीवी है इसको सीआरटी टीवी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना भाग होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड में ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।